Assalamu alaikum. This is lecture number 9 for the series LSM 733 Production Operations Management. And I'm Usman bin Saif. In the last lecture, we discussed the case study of Arnold Palmer Hospital, and we discussed that how successfully they have implemented the strategies, the tools of quality management, and that is one of the reasons that Arnold Palmer Hospital has a very good repute, and it is competing with the other hospitals in its vicinity. Then we talked about what is quality, what is strategy, what is the difference between the two, and the relationships. Then we moved on to defining quality in terms of implications, and then we talked about the quality awards. The US government in 1988 started the Malcolm Baldrige National Quality Award. This award was given to the companies on the basis of 12 quality criteria, and the total score for the criteria were 450. And this National Quality Award was started in order to encourage companies to improve their processes and design in terms of quality management. Then we talked about cost of quality, और हमने इसमें कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में ये भी डिस्कस किया था कि जैसे जैसे हमारी क्वालिटी इंप्रूव करती है, टोटल कॉस्ट रिड्यूस करती है. एथिक्स एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, एथिकल कंसिडरेशंस क्या हैं क्वालिटी मैनेजमेंट में. हमने देखा था कि एथिकल कंसिडरेशंस क्या हो सकती हैं. कोई भी प्रोडक्ट है, quality will determine that this product is healthier, this product is safe, good to use, and all these three attributes belong to ethics. So there is a strong relationship of ethics and quality management. Further, we discussed international quality standards, ISO 9000, ISO 14000. ISO, international standards. Why ISOs? Basically, ISO हैं क्या? क्यों ISOs को हम सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं? हमने इसमें ये डिस्कस किया था कि ISOs बेसिकली बेंचमार्क्स हैं, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल्स हैं. हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो अपने प्रोडक्ट्स की, प्रोसेसेस की क्वालिटी इंप्रूव करे. तो जब वो एक सर्टेन बेंचमार्क को अचीव कर लेती है तो उन्हें सर्टिफिकेशन ग्रांट कर देते हैं, सो दैट कंपनी कैन say that this company is ISO certified, which means the company has better quality standards. Finally, in the last lecture, we talked about total quality management. What is total quality management? हमने कहा कि जी total quality management क्या होती है. टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होती है फ्रॉम सप्लायर, वेंडर टू द कस्टमर एंड द ऑर्गेनाइजेशन इन बिटवीन देम. तो ये पूरा जो चैनल है, इसमें जितने प्रोसेसेस हैं, प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, इन सब की क्वालिटी मैनेजमेंट, दैट इज कॉल्ड द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. फिर हमने कहा कि जी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए टूल्स कौन कौन से अवेलेबल हैं. तो हमने पहले बात की कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की. हमने कहा जी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट क्या होती है कि आप आइडेंटिफाई करते हैं इम्प्रूवमेंट्स और उसके बाद फिर प्लान करते हैं इम्प्रूवमेंट को,
फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको आप टेस्ट करते हैं, वैल्यूएट करते हैं, उसके बाद इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर जब आप इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो फिर आप नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट पे चले जाते हैं। तो you keep on improving your processes, you keep on improving your product, you keep on improving your service, you keep on improving your relationship with the suppliers and the customers. So this is what continuous improvement is. Six Sigma. What is Six Sigma? Six Sigma में हमने डिस्कस किया था कि it is one of the tool of total quality management. अब Six Sigma हम एक बेसिकली तो स्टैटिस्टिकल टर्म है क्या चीज़, हमने इसमें ग्राफ भी स्टडी किया था और देखा था कि जो होती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो इस तरह करके यूं करके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है कि जो कर्व है, प्रोबेबिलिटी कर्व है, उसके नीचे जो एरिया है दैट इज़ कंप्लीट एरिया को हम 6 सिग्मा कहते हैं और लेस देन कंप्लीट को हम 3 सिग्मा कहते हैं और दरमियान में मीन आ जाता है। और हमने डिस्कस किया था कि मीन बेसिकली क्या होता है कि आपके जितने आपका जो डाटा है प्रीवियस एवरेजेस हैं, आप उनका एवरेज ले लेते तो दैट इज़ कॉल्ड द मीन। और मीन से जितना पॉजिटिव डेविएशन है, जितनी नेगेटिव डेविएशन है, दैट डिटर्मिन्स कि आपकी क्वालिटी कितनी डिटेरियोरेट कर रही है, कितनी इम्प्रूव कर रही। सो 6 सिग्मा का मतलब है कि 99.997% accurate. That further means that 3.4 defects in a million production. So उसका मतलब ये है कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें और 1 मिलियन यूनिट्स प्रोड्यूस करें तो उसमें 3.4 यूनिट्स जो होंगे वो डिफेक्टिव होंगे, बाकी सारे 100% एक्यूरेट यूनिट्स होंगे। सो इतना हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी को अचीव करना पॉसिबल है थ्रू क्वालिटी मैनेजमेंट। फर्दर देयर वाज अनदर टेक्निक व्हिच इज कॉल्ड एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट की इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि since it is the employees who are responsible for the quality, who are the ones who are looking after the production operations and the product design, from product design to product sales, and then in every aspect of the organization. So अगर हमने एम्प्लॉय को एम्पावर करना है, एम्प्लॉय को एम्पावर करने का मतलब है कि हम एम्प्लॉय को क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेसेस में इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनको रिस्पॉन्सिबल कर रहे हैं, बना रहे हैं अपने अपने काम में क्वालिटी को इम्प्रूव करने के। तो उसके 2-3 फ़ायदे हैं। ये हैं कि एक तो फ़ायदा ये है कि इट गिव्स कॉन्फिडेंस टू द एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़ आर वेल इन्फॉर्म्ड ऑफ द क्वालिटी प्रोसेसेस। And then when you give responsibility to the employees, then you determine there's a competition between the employees as well, and then you declare some of the employees as champions of quality. So this is how you empower employees. And then there's another tool of quality management which is called benchmarking. बेंचमार्किंग बेसिकली तो आप किसी भी चीज़ को बेंचमार्क कर लेते हैं। लेट्स सपोज एक आपको मैं कॉमन एग्जांपल में इसमें ये हो सकती है कि मेरे पास इस वक्त आई वांट टू बाय टोयोटा करोला और मेरे पास इस वक्त पैसे करोला के पूरे नहीं हैं, तो दैट इज़ माई बेंचमार्क कि जी करोला के पैसे मुझे पूरे करने हैं इन सो दैट आई कैन बाय दिस कार because I like that car has a better quality or whatever reason. So similarly एक organization है which has better quality processes, which has less defects rate,
तो उसकी पॉलिसीज़, उसकी प्रोसेसेस को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना, उसको बेंचमार्क कर लेना कि जी उनके अगर एक कंपनी बी है वो 50 प्रोडक्ट बनाती है तो एक डिफेक्ट आता है, हम 50 प्रोडक्ट बनाते हैं तो 9 डिफेक्ट्स आ रहे हैं, तो बेंचमार्क इज़ वन कि हमने 9 डिफेक्ट से इम्प्रूव करके एक डिफेक्ट पे जाना, दैट इज़ कॉल्ड बेंचमार्किंग। इसमें फिर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं, इसमें डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं, स्टैंडर्डाइजेशन अप्रोचेज़ हैं जो कि हम इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं बेंचमार्किंग में। देन देयर इज़ अनदर टूल विच इज़ कॉल्ड जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि दिस टूल वाज डेवलप्ड बाय टोयोटा। और जस्ट इन टाइम का मतलब है कि हम इसको अगर उर्दू में देखें तो जी एन मौके पे, एन मौके का क्या मतलब है? बेसिकली इट इज़ एन इन्वेंट्री सिस्टम। और इन्वेंट्री सिस्टम क्या है? टोयोटा कंपनी है, टोयोटा कंपनी ने किया ये कि टोयोटा के जो सप्लायर्स हैं, वेंडर्स हैं, हमने इसमें एग्जांपल डिस्कस की थी कि टोयोटा कंपनी गाड़ी क्या करता है, कार्स मैन्युफैक्चर करता है, जीप्स मैन्युफैक्चर करता है। एक जीप है, जीप का डैशबोर्ड जो है उसने एक सप्लायर को दिया हुआ है, उसका डिज़ाइन और उसका मटेरियल और एवरीथिंग वो सप्लायर प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चर करता है डैशबोर्ड और टोयोटा को प्रोवाइड करता है। टोयोटा गाड़ी को उसका चेजेस बनाता है, इंजन बनाता है और उसको असेंबल करता है और डैशबोर्ड उससे ख़रीद के गाड़ी में फिट कर देता है। नाउ टोयोटा या तो ऐसे कर सकता है कि उसके पास 50 जीप्स का ऑर्डर है, तो उसने पहले से ख़रीद के रखे हुए हैं डैशबोर्ड्स, 5000 डैशबोर्ड्स उसने ख़रीद के रखे हुए हैं। जैसे जैसे उसके बाद ऑर्डर आते जाते हैं वो वैसे वैसे वो डैशबोर्ड उठाते हैं, गाड़ी में फिट करते हैं, दे देते हैं। लेकिन सिंस 5000 डैशबोर्ड्स ख़रीद के उनको स्टोर करना, इट इज़ अ ह्यूज कॉस्ट। सो व्हाट डज टोयोटा डू? टोयोटा ने एक मॉडल डिफाइन किया, टूल बनाया जिसको उन्होंने कहा जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम का मतलब है टोयोटा के पास 50 जीप्स का ऑर्डर आया, 50 जीप्स का जब उसके बाद ऑर्डर आया तो उसने वो सेम ऑर्डर ट्रांसलेट कर दिया टू सप्लायर एज वेल। अब टोयोटा ने उस 50 जीप्स के लिए 50 चेजेस बनाए, 50 इंजन्स बनाए, 50 उसमें डिफरेंट सस्पेंशन के कंपोनेंट्स और वो सारे उसमें फिट किए। एंड पे असेंबली लाइन में जाकर डैशबोर्ड लगना, तो जब तक डैशबोर्ड लगना उस वक्त तक सप्लायर ने क्या किया, 50 डैशबोर्ड्स मैन्युफैक्चर किए और टोयोटा को पहुंचा दिया। टोयोटा ने वो फिक्स किए और गाड़ियां उसने आगे सेल कर दी। तो सप्लायर को भी पता है, सप्लायर भी इन्वेंट्री लेवल्स मैनेज नहीं कर रहा, इन्वेंट्री लेवल्स जो है मेंटेन नहीं कर रहा, क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं है, उसको पहले पता है कि टोयोटा को कब डैशबोर्ड चाहिए होगा, वो उस हिसाब से वो अपनी प्रोडक्शन प्लान करता। टोयोटा जो है वो भी उसने इन्वेंट्री अपने पास नहीं, उसने मेंटेन नहीं कर रहा, क्योंकि उसे जब चाहिए होगा एन मौके पे या एन जब चाहिए होगा उस वक्त जस्ट इन टाइम उसको वो डैशबोर्ड अवेलेबल हो जाएगा। सो उसको भी, टोयोटा को भी ज़रूरत नहीं कि पहले से ख़रीद के अपने पास इन्वेंट्री मेंटेन करे या संभाल के रखे। Then there is another concept we discussed in the last lecture, which was Takumi. It is a Japanese concept. Takumi is a level higher above than total quality management. Total quality management में तो हम कहते हैं कि जी improvement, processes improvement, continuous improvement of quality from supplier to the customer. लेकिन जब हम टेक्यूमी कहते हैं तो टेक्यूमी इज not only the improvement of processes, products, services, the improvement of overall strategy and goal of the firm, overall learning of the firm, overall education of the firm and its employees. That is called Takumi. फिर एक और कॉन्सेप्ट टूल जो यूज़ करते हैं हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में, दैट इज़ कॉल्ड टेगुची. टेगुची वाज वन ऑफ द इंजीनियर्स जिसने के आगे 3 कॉन्सेप्ट्स उसने दिए थे
जिसमें कि कॉस्ट रिडक्शन था और क्वालिटी इम्प्रूवमेंट था, और ये सारे क्वालिटी को टारगेट कर रहे थे. सो this was what we discussed about the knowledge of the TQM tools in the last lecture. Let's move on to today's lecture. The agenda for this session is we'll talk about the tools of total quality management. हम लोग बात करेंगे चेक शीट्स क्या होती हैं, scatter diagrams, cause and effect diagrams, Pareto charts, flow charts, histograms, statistical process controls. Then we'll try to learn the role of inspection, when and where to inspect, source inspection, service industry inspection, inspection of attributes versus variables, total quality management in services. And then finally we'll talk about the tools of generating ideas, tools to organize the data, and tools to identify problems. So this is the agenda for today's session. Let's start the session then. 7 tools of total quality management. The first one is the check sheets. What is the check sheet? An organized method of recording data. An organized method of recording data. ये एक आप शीट देख रहे हैं, इसमें डिफेक्ट्स दिए हुए A, B and C. आवर्स दिए हुए 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 घंटे की शिफ्ट है, 3 तरह के डिफेक्ट्स आते हैं. लेट्स सपोज हम कहते हैं पहला डिफेक्ट है हैंडल ठीक नहीं लगा, दूसरा डिफेक्ट है टायर ठीक नहीं था, तीसरा डिफेक्ट है कि लॉक टूटा हुआ है. 3 तरह के डिफेक्ट्स हैं. तो वो कैलकुलेट कर लेंगे जी पहले घंटे में कितने हैंडल ठीक नहीं लगे, पहले घंटे में कितने टायर ठीक नहीं लगे, पहले घंटे में कितने लॉक टूटे हुए थे, दूसरे घंटे में, तीसरे घंटे में और 8 घंटों में. और जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही है जिस घंटे में, हम उस घंटे में फिर उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि अच्छा चौथे घंटे के अंदर हमें सबसे ज़्यादा आ रहे हैं प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या 7th आवर के अंदर बहुत ज़्यादा हैं, या 8th आवर के अंदर हमारे हैंडल बहुत ज़्यादा टूटे हुए आ रहे हैं, तो उसको इन्वेस्टिगेट करें कि क्यों. सो क्वालिटी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को इंश्योर करने के लिए दिस इज़ वन ऑफ द टूल विच इज़ कॉल्ड चेक शीट, कि व्हाई वी हैव डिफॉल्ट्स, व्हाई वी हैव डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स. The second one is the scatter diagram. A graph of the value of one variable versus another variable. Scatter diagram क्या होती है? One variable with other variable. Now, if we see the efficiency of, if we want to see the efficiency of the employees, the efficiency of the employees हम कैसे देखते हैं कि हमारा है absenteeism और productivity. जितनी एम्प्लॉयज़ ज़्यादा एब्सेंट होंगे उतनी प्रोडक्टिविटी कम होगी. एब्सेंटिज्म इज़ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और प्रोडक्टिविटी इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल. तो हम एक ग्राफ के ऊपर से प्लॉट कर देते हैं कि इतने ज़्यादा एब्सेंट्स हैं तो हमारा प्रोडक्टिविटी उतनी कम होती, जितने ज़्यादा एब्सेंट्स होते जाते हैं उतनी प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है. देन we have another tool which is called cause and effect diagram. Cause and effect diagram, a tool that identifies process elements, causes that might affect an outcome. Cause and effect. Cause and effect generally हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि जी ये बात हुई इसकी वजह से उसने ऐसे किया, ये cause थी, उसका effect ये हुआ. इसी तरह ये प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक नहीं थी जिसकी वजह से जल्दी टूट गया. सो कॉजेज क्या क्या हो सकती है? मटेरियल ठीक नहीं है, मेथड ठीक नहीं है, और मैन पावर ठीक नहीं है, मशीनरी ठीक नहीं है. ये सारी कॉजेज हैं जिसकी वजह से इफेक्ट क्या होगा कि हमारी क्वालिटी प्रोडक्ट की ठीक नहीं होगी. सो दिस इज अनदर टूल विच इज कॉल्ड कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम विच इज यूज्ड इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. The next one is Pareto charts, a graph to identify and plot problems or defects in descending order of frequency. Frequency आपके पास आ गई एक तरफ और दूसरी तरफ आपके पास आ गए percentage of defects आ गए. अब जैसे जैसे frequency कम होती जाती है
फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है वैसे वैसे परसेंटेज आपकी बढ़ती जाती है, परसेंटेज ऑफ डिफेक्ट्स आपकी या प्रॉब्लम्स बढ़ते जाते हैं। तो परेटो चार्ट हमें क्या बताता है कि एक बेसिकली रिलेशनशिप बताता है दो वेरिएबल्स में, एक कम हो रहा हो तो दूसरा कैसे बढ़ता है, या दूसरा कम हो रहा हो तो पहला कैसे बढ़ेगा, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे क्या चेंज आएगा। Then the next one is the flow chart, process diagram. It is another tool which is used in total quality management. A chart that describes the steps in a process. What is the flow chart diagram? Steps, पहला step, दूसरा step, तीसरा step, चौथा step, पांचवा step और फिर उसके बाद product. तो आप इस चार्ट को भी हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं। ये बेसिकली हमें पहला प्रोसेस बताता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हर प्रोसेस के अंदर हम क्वालिटी मैनेजमेंट कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज द हिस्टोग्राम्स, अ डिस्ट्रीब्यूशन शोइंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ अ वेरिएबल। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, रिपेयर टाइम, मिनट्स, डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है यहाँ पे। हिस्टोग्राम क्या हमें बताता है, हिस्टोग्राम बताता है कि फ्रीक्वेंसी के पहले मिनट के अंदर कितने जो थे, कितने कितने यूनिट्स जो थे उनको रिपेयर करना पड़ा, दूसरे मिनट में कितने प्रोड्यूस हुए जिनको रिपेयर करना पड़ा, तीसरे मिनट में कितने डिफ़ॉल्ट्स थे, चौथे मिनट में कितने डिफ़ॉल्ट्स थे। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है या कम होती जा रही है। दैट इज़ कॉल्ड अ हिस्टोग्राम। Then it is the statistical process control chart, a chart with time on the horizontal axis to plot values of a statistic. Statistical process control chart, इसके अंदर भी हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में डिफेक्ट्स देख सकते हैं। एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है, टाइम है, टाइम बढ़ता जा रहा है, तो या तो आपके डिफॉल्ट्स कम हो रहे हैं, डिफेक्टिव यूनिट्स कम हो रहे हैं, या डिफेक्टिव यूनिट्स ज़्यादा हो रहे हैं। तो अगर आपके डिफेक्टिव यूनिट्स हैं वो लिमिट के अंदर हैं देन इट इज़ फाइन। अगर आपके लिमिट से बाहर हैं तो देन इट अलार्म्स यू कि इतने यूनिट्स आपके डिफेक्टिव लिमिट से, अपर लिमिट से या लोअर लिमिट से बाहर निकल गए, सो दैट के उतने यूनिट्स के लिए हम फिर क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोसेस इनिशिएट करें। नाउ लुकिंग एट द कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम अगेन, मटेरियल, मेथड, मैन पावर, मशीन, हुप एंड ब्लैक बोर्ड। कॉज एंड इफेक्ट की डायग्राम देख रहे हैं हम किस चीज की डायग्राम देख रहे हैं, हम एग्जाम्पल देख रहे हैं बॉल थ्रोइंग की। अब बॉल, हम कोई भी बॉल ले लें, बॉल को फेंकना है, तो बॉल के फेंकने के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स हैं, साइज ऑफ द बॉल, जितना बड़ा साइज होगा उतनी कम दूर जाएगी, जितनी छोटा साइज होगा उतनी जोर से फेंकी जाएगी, उतनी ज़्यादा दूर जाएगी, ग्रिप कैसी है बॉल की, एयर प्रेशर उस पर कितना है, लूप साइडेडनेस किस तरह की है। फिर शूटिंग मेथड क्या है, शूटिंग मेथड क्या, आप निशाना लेके बॉल मार रहे हैं, फेंक रहे हैं, घुटने झुका के फेंक रहे हैं, या सीधे खड़े होकर बैलेंस पोजीशन में फेंक रहे हैं, हाथ से फेंक रहे हैं, या बस ऐसे घूमते हुए आपने बॉल फेंक दी। मेथड क्या है उसका, बॉल का फेंकने का। फिर इसी तरह मैन पावर, शूटर जो है वो ट्रेंड है, कंडीशनिंग है, कंसिस्टेंट है, जो बॉल फेंकता रहता है, मोटिवेटेड है और कंसंट्रेटेड है कि मैंने ज़ोर से बॉल फेंकनी है। फिर इसी तरह अगर आप मशीन से फेंक रहे हैं तो मशीन का रिम साइज़ क्या है, हाइट क्या है, ब्लैक बोर्ड स्टेबिलिटी, रिम अलाइनमेंट क्या है, मशीन की जिसके थ्रू, मशीन के थ्रू अगर आप बॉल फेंक रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी कॉजेज़ हैं, ये सारी कॉजेज़ हैं जो कि अफेक्ट कर रही हैं, किसको अफेक्ट कर रही हैं, बॉल की थ्रोइंग को। तो अगर बॉल की थ्रोइंग के ऊपर हम अफेक्ट कर रही हैं तो हम की बॉल की, और बॉल जाके निशाने में लगती है तो क्या हो रहा है, अगर निशाने पे नहीं लगती तो मिस्ड बॉल अफेक्ट है, मिस्ड फ्री थ्रो है। तो मिस्ड फ्री थ्रो का मतलब है आपने जितनी दफ़ा बॉल फेंकी और वो निशाने पे नहीं लगी, और जब आपने बॉल फेंकी
तो बॉल का साइज, उसकी ग्रिप, उसका आपने बैलेंस, हैंड पोजीशन, उसके अलावा कंसंट्रेशन, रिम हाइट, ये सारी चीज़ें कॉजेज थी जिनकी वजह से बॉल निशाने पे नहीं लगी। अगर आपको कहते हैं कि जी साइज ऑफ द बॉल अगर छोटा होता तो निशाने पे लग जाती, हो सकता है एमिंग पॉइंट आपका ठीक नहीं था जिसकी वजह से निशाने पे नहीं लगी। तो ये सारी कॉजेज हैं जो अफेक्ट क्या कर रही हैं, बॉल निशाने पे नहीं लग रही। परेटो चार्ट्स, परेटो चार्ट्स में इसी तरह कॉज एंड परसेंटेज ऑफ द टोटल क्यूमुलेटिव परसेंट, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑकरेंसेस। हम कहते हैं कि जी हमारे पास क्या है, रूम सर्विस, चेक इन, पूल आवर्स, मिनी बार, मिसलेनियस। हम एक होटल का ये एग्जांपल ले रहे हैं कि होटल के अंदर रूम सर्विस जो है 72% है ऑफ द रेवेन्यू। जो रेवेन्यू हमें मिल रहा है किसी भी होटल से, उसमें कह रहे हैं कि जी रूम सर्विस जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं 72% वो रेवेन्यू सबसे ज़्यादा। फिर चेक इन लोग जो करते हैं वो 16% है, पूल आवर्स 5% है, मिनी बार 4% है, मिसलेनियस 3% है। और नंबर ऑफ अकरेंसेस कि चेक इन 12 दफ़ा 12 लोगों ने आके 12 लोग जो थे वो आए आके वहाँ पे होटल में रहे, 54 लोगों ने रूम सर्विस ऑर्डर की, 4 लोगों ने पूल पे आए, मिनी बार में 3 लोग आए और मिसलेनियस 2 थे। तो ये सारा ये हमारा परेटो चार्ट है जो कि हमारे इन सारे नंबर ऑफ सर्विसेज ऑर्डर्ड, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू और उसके अलावा नंबर ऑफ अकरेंसेस के साथ ये हमें एक रिलेशनशिप डिफाइन कर रहे हैं अपने होटल मैनेजमेंट या क्वालिटी मैनेजमेंट का। फ्लो चार्ट्स, एमआरआई फ्लो चार्ट्स। व्हाट इज एन एमआरआई? हम अक्सर बात करते हैं ये हॉस्पिटल्स में या किसी को चोट लग जाए तो हम कहते हैं यार फटाफट इस पेशेंट का एमआरआई कराएं। एमआरआई जिस तरह एक्सरे होता है, किसी भी हड्डी का एक्सरे करते हैं तो पता चल जाता है हड्डी टूटी हुई है नहीं, इसी तरह अगर आपको इंटरनली कोई चोट लगी हुई हो, दिमाग पे चोट लगी हो, सर पे चोट लगी तो आप उसका एमआरआई करा लेते हैं। एमआरआई स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेटिव रेजोनेंस टेस्ट होता है ये। तो इसमें क्या होता है, वो एक एमआरआई की रिपोर्ट दे देते हैं कि जी इंटरनली कोई चोट है नहीं। तो नाउ इसका प्रोसेस फ्लो क्या है? सबसे पहले तो जी आपने किसी पेशेंट का एमआरआई कराना है तो पहले तो आप एक फिजिशियन के पास जाएंगे, उससे कहेंगे जी एमआरआई कराना है, वो आपका एमआरआई शेड्यूल करेगा, आपको कहेगा इस डेट के ऊपर एमआरआई के लिए आ जाएं। फिर उसके बाद सेकंड प्रोसेस क्या है, पेशेंट को आप एमआरआई के लिए लेके जाते हैं। तीसरा क्या है, पेशेंट साइंस इन जाके साइन करता है, पेशेंट इज़ प्रिपेयर्ड, उसको तैयार कराते हैं। एमआरआई कराने से पहले वो एक आपको लिक्विड पिलाते हैं, जूस पिलाते हैं। उसके बाद क्या होता है, टेक्नीशियन एमआरआई करता है, फिर उसके बाद उसकी फिल्म जो बन के आती है, स्कैन बन के आता है, उसको इंस्पेक्शन करता है, उसको चेक करता है। अगर तो वो सेटिस्फैक्ट्री हो तो ठीक, नहीं हो तो दोबारा रिपीट करेगा, प्रोसेस 5 को रिपीट करेगा, ठीक है। और हम कहते हैं कि जो प्रोसेस 5 20% केसेस में ऐसा होता है कि प्रोसेस 5 जो है उसको रिपीट करना पड़ता है। उसके बाद पेशेंट टेकन बैक टू द रूम। 8th प्रोसीजर क्या है कि पेशेंट का एमआरआई करके उसके बाद कमरे में वापस ले जाते हैं। 9 क्या है कि एमआरआई की रिपोर्ट किसी रेडियोलॉजिस्ट के पास जाती है और उसके बाद रेडियोलॉजिस्ट से वो एमआरआई रिपोर्ट ट्रांसफ़र टू रेडियोलॉजिस्ट के पास रिपोर्ट जाती है, वो रिपोर्ट लिखता है कि एमआरआई ठीक है नहीं ठीक, और वापस फिर फिजिशियन के पास, जिस फिजिशियन ने एमआरआई के लिए कहा होता है, अब वो फिजिशियन के पास दोबारा जाती है तो फिर फिजिशियन वो रिपोर्ट पढ़ता है और डिस्कस करता है पेशेंट के साथ। सो दिस इज अ प्रोसेस फ्लो चार्ट। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोसेस फ्लो चार्ट। Statistical process control uses statistics and control charts to tell when to take corrective action. Drives process improvement. 4 key steps: measure the process. When a change is indicated, find the assignable cause, eliminate or incorporate the cause, restart the revised process. Statistical process control क्या है? इसमें हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं किस स्टेज पे आपके प्रोसेस में देयर इज अ प्रॉब्लम, और आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं और उसको फिर आप इम्प्रूव करते हैं। अब हम एक SPS चार्ट देख रहे हैं, ये गेम नंबर के हिसाब से कि जी
कोच की टारगेट वैल्यू क्या है? प्लॉट्स द परसेंट ऑफ द फ्री थ्रोज में क्रिकेट है, क्रिकेट के अंदर आप बॉल करा रहे हैं और कोच आपकी बॉल एक्शन को ठीक कर रहा है, कोच आपकी बॉल एक्शन को ठीक कर रहा है, कोच आपको ट्रेन कर रहा है कि आप सही तरीके से बॉल फेंके ताकि विकेट पे लगे। तो आप जितनी दफ़ा विकेट पे मारते हैं वो आपका क्वालिटी है, जितनी दफ़ा विकेट के ऊपर बॉल नहीं लगती वो मिस्ड है, आपकी जो है फ्री थ्रो मिस्ड है। तो आप जितनी गेम्स खेल रहे हैं, पहली गेम में आपकी टारगेट वैल्यू से 10% टारगेट वैल्यू जो थी 10% थी उसे डेविएट कर रहा है, सेकंड पे भी कर रहा है, इसी तरह विद इन लिमिट्स है। और नंबर 9th के ऊपर 9th गेम में इट इज़ अबव कंट्रोल लिमिट। सो हमने आइडेंटिफाई किया कि जी प्लॉट्स द परसेंटेज ऑफ फ्री थ्रोज मिस्ड, कि इसके ऊपर हम जितनी फ्री थ्रोज हैं, अगर तो आप टारगेट वैल्यू के ऊपर हैं, अगर टारगेट वैल्यू पे नहीं है तो हम काउंट कर सकते हैं कि इतनी फ्री थ्रोज की गई और इतनी 9 की 9 मिस की गई। दिस इज व्हाट एन एसपीएस चार्ट डू। इंस्पेक्शन, नाउ कमिंग टू इंस्पेक्शन, involves examining item to see if an item is good or defective. Detect a defective product, does not correct deficiencies in process or product. It is expensive. Issues when to inspect, where in process to inspect. Inspection क्या होती है? Generally हम बात करते हैं, देखते हैं हम कि जी इंस्पेक्शन करनी है या इंस्पेक्शन करवानी है हम किसी प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन कर। हम एक जनरल डेली लाइफ एग्जांपल देखते हैं, हम कहते हैं कि जी मेरी गाड़ी में को मुझे लग रहा है फॉल्ट है, तो मैं ज़रा मैकेनिक से इंस्पेक्शन ना कराऊं। मैकेनिक क्या करता है, मैकेनिक गाड़ी चला के देखता है, फॉल्ट को डिटेक्ट करने की कोशिश करता है, इंस्पेक्ट करता है और आइडेंटिफाई करता है कि भाई आपकी गाड़ी के अंदर इंजन में ये प्रॉब्लम है, ये पार्ट रिप्लेस होने वाला। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोसेसेस हैं, इंस्पेक्शन होती है, वो आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई ये आपका जो यहाँ पे ये प्रोसेस है ये ठीक नहीं है, ये रिप्लेस करें, इस प्रोसेस की जगह ये प्रोसेस यहाँ पे इंस्टॉल करें, तो आपके ये ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। दिस इज व्हाट एन इंस्पेक्शन इज। एग्जामिनिंग आइटम्स टू सी इफ एन आइटम इज गुड और डिफेक्टिव। अब इसी तरह आइटम्स बन रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, उसके अंदर एक एक आइटम इंस्पेक्ट किया जाता है और चेक करते हैं कि जी ठीक है आइटम या डिफेक्टिव है। डिटेक्ट अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट, डज नॉट करेक्ट डेफिशिएंसीज इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट, इट इज़ एक्सपेंसिव। और इंस्पेक्शन जो है उसका बेसिक पर्पस जो है, इट इज़ नॉट करेक्शन और इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, इट इज़ ओनली टू डिटेक्ट विच प्रोडक्ट इज़ डिफेक्टिव, विच प्रोडक्ट इज़ नॉट डिफेक्टिव। आप देखें, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें भी ख़रीदते हैं या जो भी ख़रीदते हैं उसके पीछे एक स्टिकर लगा होता है जिसके ऊपर लिखा होता है QC पास्ट, क्वालिटी कंट्रोल पास्ट या इंस्पेक्शन पास्ट, तो वो यही इंस्पेक्शन होती है। तो इश्यूज़ क्या है इंस्पेक्शन में कि जी कब इंस्पेक्शन करनी है और किस प्रोसेस की और कैसे इंस्पेक्शन करनी है। जब हम कहते हैं व्हेन एंड वेयर टू इंस्पेक्ट, एट द सप्लायर्स प्लांट व्हाइल सप्लायर इज प्रोड्यूसिंग। अब टोयोटा की हमने एग्जांपल जस्ट इन टाइम में देखी थी, उसमें हमने कहा था कि जो डैशबोर्ड वो किसी सप्लायर से बना रहा है। अब सप्लायर से डैशबोर्ड बनवा रहा है तो वो इंस्पेक्शन उसकी, जब वो डैशबोर्ड उसके पास आए, टोयोटा कंपनी में पहुंच जाए तो उसकी इंस्पेक्शन करे, या जब वो प्रोड्यूस हो रहा हो तो उसी सप्लायर के पास ही उसकी इंस्पेक्शन कर ले। At your facility upon receipt of goods from the supplier, before costly or irreversible process, during the step-by-step production process, कि step-by-step production process के दरमियान हर process के ऊपर inspection होती रहे, या जो उसमें महंगे processes हैं उससे पहले inspection कर लें। When production or service is complete, before delivery to your customer, at the point of customer contract, जब customer को deliver करना उस वक्त inspection कर लें या उसको देने से पहले inspection कर लें। इंस्पेक्शन में फर्दर प्रॉब्लम्स क्या हैं जी? वर्कर्स फटीग। फटीग क्या होती है जी? फटीग ये होती है कि अब आपने क्वालिटी ठीक नहीं थी तो आपके जितने जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो डिफेक्टिव ज़्यादा होंगे, जितने ज़्यादा डिफेक्टिव होंगे उतने जो आपके मैनेजर्स या इंस्पेक्टर्स हैं उनको उतने ज़्यादा फॉल्ट्स डिटेक्ट करने पड़ेंगे।
मेजरमेंट एरर का भी प्रॉब्लम हो सकता है, प्रोसेस वेरिएबिलिटी भी हो सकती है कि हर प्रोडक्ट के लिए हम डिफरेंट प्रोसेस, अगर हमारा प्रोसेस के अंदर भी चेंज आ जाए तो हम उसको डिटेक्शन कम हो जाएगी। Cannot inspect quality into a product. Robust design, empowered employees and sound processes are better solutions. तो इंस्पेक्शन कराने से या इंस्पेक्शन कंडक्ट करने से बेहतर है कि आप डिज़ाइन ज़्यादा रिलायबल और रोबस्ट हो, बेटर क्वालिटी हो, एम्पावर्ड एम्प्लॉयज़ हों जो कि ख़ुद ही उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते रहें, और साउंड प्रोसेसेस हों। ये बेहतर सोल्यूशन है रादर दैन के गोइंग फॉर एन इंस्पेक्शन। सोर्स इंस्पेक्शन क्या होती है? Also known as source control. The next step in the process is your customer. Ensure perfect product to your customer. Poka-yoke is the concept of foolproof devices or techniques designed to pass only acceptable product. Now, what is source inspection? Source control. Source control ये होती है या source inspection ये होती है, जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल मैकडॉनल्ड्स की देख रहे हैं। तो मैकडॉनल्ड्स क्या कर रहा है कि मैकडॉनल्ड्स के चिप्स हैं, फ्राइज़ हैं, फ्राइज़ को वो अपने रेस्टोरेंट में ला के उनको इनकी इंस्पेक्शन करने की बजाय वो क्या करते हैं कि जहाँ पे पोटैटोज़ ग्रो होते हैं, जहाँ पे आलू उगाए जाते हैं, वो वहीं पे उस सोर्स पे जाके उसकी आलूओं की फसल जो होती है उसको काश्त के वक़्त वो उसकी इंस्पेक्शन करते हैं, फिर उन्हीं से वो आलू ख़रीदते हैं, उन्हीं पोटैटोज़ को प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करके अपने रेस्टोरेंट्स में भेजते हैं। और देयर इज़ अनदर कॉन्सेप्ट व्हिच इज़ कॉल्ड पोका-योक. Poka-yoke is another Japanese term which means that foolproof devices or techniques. इंस्पेक्शन करनी है तो इतने हाईली एडवांस या टेक्नोलॉजिकली एडवांस डिवाइसेस यूज़ करें उस इंस्पेक्शन के लिए कि जिस चीज़ की इंस्पेक्शन की जाए वो इंस्पेक्शन 100% एक्यूरेट हो। सर्विस इंडस्ट्री की इंस्पेक्शन कैसे हो सकती है? ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखते हैं कि जी लॉ ऑफिस है, जोन्स लॉ ऑफिस, एक कंपनी है जोन्स लॉ ऑफिस, उनका दफ्तर है जिसमें जो लॉ सूट्स और उसके लिए डील करते हैं, तो वहाँ पे क्या इंस्पेक्शन की जाएगी? रिसेप्शनिस्ट परफॉर्मेंस। रिसेप्शनिस्ट परफॉर्मेंस क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि रिसेप्शनिस्ट ही वो बंदा है जो कि सबसे पहले कस्टमर के साथ कांटेक्ट करेगा, कस्टमर कॉल करेगा वही कॉल सुनेगा, कस्टमर आएगा तो वही मिलेगा सबसे पहले। फिर बिलिंग है, फिर अटॉर्नी है, बिलिंग के बाद अटॉर्नी के वो केस सॉल्व कर सकता है या नहीं कर सकता। तो स्टैंडर्ड क्या है? इस फोन आंसर्ड बाय द सेकेंड रिंग, कि जो रिसेप्शनिस्ट है वो पहली बेल दूसरी बेल से पहले वो फ़ोन उठा ले, कस्टमर को वेट ना करना पड़े, ये स्टैंडर्ड है। एक्यूरेट, टाइमली एंड करेक्ट फॉर्मेट, कि बेल अगर आप जब अपने कस्टमर को दें तो टाइमली हो, एक्यूरेट हो और फॉर्मेट ठीक हो, कोई गलती ना हो। प्रॉम्प्टनेस इन रिटर्निंग कॉल्स, अटॉर्नी को कॉल करें तो वो फ़ौरन आपकी कॉल का जवाब दे। सो ये स्टैंडर्ड है। अगर ये स्टैंडर्ड मीट कर रहे हैं तो इसका मतलब है इंस्पेक्शन करते हैं और ये स्टैंडर्ड मीट करें, दैट मीन्स कि क्वालिटी, द फैक्टर ऑफ क्वालिटी इज देयर, अदरवाइज फॉल्टी। अनदर एग्जांपल, ऑर्गेनाइजेशन क्या है? हार्ड रॉक होटल या रेस्टोरेंट्स। व्हाट इज इंस्पेक्टेड? रिसेप्शन डेस्क, डोरमैन, रूम, मिनी बार। अब रिसेप्शन डेस्क को कैसे यूज? कस्टमर्स नेम। स्टैंडर्ड क्या है कि जब कस्टमर का नाम लेके उसे पुकारेंगे, बुलाएंगे। डोरमैन ग्रीट्स गेस्ट इन लेस देन 30 सेकेंड्स। डोरमैन जो दरवाज़ा, होटल के दरवाजे पे खड़ा बंदा, वो दरवाज़ा खोलता है तो लेस देन 30 सेकेंड्स के अंदर उसने आपको सलाम करना है, ग्रीट करना है, हेलो करना है। रूम, ऑल लाइट्स वर्किंग, स्पॉटलेस बाथरूम, बाथरूम बहुत साफ हो, तमाम लाइटें जलती हों। मिनी बार, रीस्टॉक्ड एंड चार्जेस एक्यूरेटली पोस्टेड टू बिल। एक तो मिनी बार जो है वो हर वक्त स्टॉक हो, वहाँ पे स्टॉक आउट ना हो, प्लस ये कि एक्यूरेटली चार्ज बिल आप करें, किसी का बिल कम बनता आप ज़्यादा दे दें, ज़्यादा बनता कम कर दें। देन अनदर एग्जाम्पल इज़ आर्नल्ड पाल्मर हॉस्पिटल, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी इसकी एग्जाम्पल डिस्कस की थी, जिसमें हम वहाँ पे अगर उसकी इंस्पेक्शन करनी हो तो वहाँ पे क्वालिटी को कैसे इंस्पेक्ट करेंगे हम?
बिलिंग के अंदर क्या स्टैंडर्ड है जी? एक्यूरेट बिल होना चाहिए, टाइमली, करेक्ट फॉर्मेट। फार्मेसी है तो प्रिस्क्रिप्शन एक्यूरेसी, इन्वेंट्री एक्यूरेसी, कि वहाँ पे मेडिसिन जो है एक्यूरेट मेडिसिन अवेलेबल हों। लैब ऑडिट फॉर लैब टेस्ट एक्यूरेसी, कि लैब के जितना इक्विपमेंट है उसके ऑडिट हो, उसकी टेस्टिंग हो। नर्सेज चार्ट्स इमीडिएटली अपडेटेड, कि नर्सिंग चार्ट जो है वो भी अपडेट होता रहे साथ साथ इमीडिएटली आफ्टर एवरी शिफ्ट। एडमिशंस डाटा एंटर्ड करेक्टली एंड कम्प्लीटली। एडमिशंस डिपार्टमेंट उनका जो है, जहाँ पे आप जब हॉस्पिटल में एक पेशेंट एडमिट होता है तो उसकी आप वहाँ पे एक फ़ाइल तैयार होती है, उसका रिकॉर्ड तैयार होता है। तो वो जो रिकॉर्ड डाटा तैयार हो वहाँ पे आप प्रिपेयर कर रहे हैं, वो उसमें नाम, एड्रेस, हर चीज़ करेक्टली और कंप्लीट होना चाहिए। ऑलिव गार्डन रेस्टोरेंट्स, अब ऑलिव गार्डन रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे क्या है? बस बॉय सर्व्स वाटर एंड ब्रेड विद इन 1 minute। व्हाट इज बस बॉय? बस बॉय जो वहाँ पे एक तो है वेटर्स होते हैं, वेटर्स के साथ जो हेल्पर्स होते हैं दे आर कॉल्ड बस बॉयज। तो वहाँ पे क्या है कि जैसे ही कस्टमर आता है, कस्टमर आकर टेबल पे बैठता है तो 1 मिनट के अंदर अंदर पानी और ब्रेड उसको सर्व कर दी जाए। उसके बाद जब वो खाना खा चुका हो तो उसको डेजर्ट, मीठा सर्व करने से पहले टेबल क्लीन हो जानी चाहिए। ये बस बॉय की ड्यूटीज़ हैं। ये बस बॉय को आप इन स्टैंडर्ड पे इंस्पेक्शन या एवेल्यूशन कर सकते हैं। वेटर को कैसे? अब वेटर है, वेटर ने खाने का ऑर्डर लेना और खाना पहुंचाना। वेटर मेन्यू को अच्छी तरह जानता हो, सजेशंस दे स्पेशल्स की और डिज़र्ट्स की। तो अगर वो ये कर रहा है तो दैट मीन्स के ही इज मीटिंग या अचीविंग दैट स्टैंडर्ड। Another example is Nordstrom departmental store. What is inspected? Displayed areas, stock rooms और sales clerk. इन तीनों की अगर वहाँ पे क्वालिटी असेसमेंट या क्वालिटी इंस्पेक्शन हो रही है। डिस्प्ले एरिया की क्या हो रही है? डिस्प्ले एरिया जहाँ रैक्स के अंदर उन्होंने चीज़ें रखी हुई हैं, नॉर्डस्ट्रॉम डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो उनका जो डिस्प्ले एरिया वो अट्रैक्टिव है, देखने में खूबसूरत लग रहा है, वेल ऑर्गेनाइज, स्टॉक्ड है और गुड लाइटिंग। वहाँ पे लाइट्स भी अच्छी लगी होनी चाहिए ताकि आप कस्टमर्स को प्रोडक्ट अच्छी तरह नजर आए। स्टॉक रूम्स जो है रोटेशन ऑफ गुड्स ऑर्गेनाइज और क्लीन होना चाहिए। सेल्स क्लर्क नीट होना चाहिए, कर्टियस होना चाहिए, वेरी नॉलेजेबल, हर प्रोडक्ट के बारे में उसे पता हो। एट्रीब्यूट्स वर्सेस वेरिएबल्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, सर्विस के। एट्रीब्यूट्स आइटम्स आर ईदर गुड्स और बैड, गुड और बैड, एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल। कैरेक्टरिस्टिक्स हर प्रोडक्ट के हो सकते हैं कि जी ये प्रोडक्ट जो है इसमें ये फीचर्स भी आ जाते हैं, लेकिन एट्रीब्यूट्स जब आ जाते हैं तो आप उसको क्या कहते हैं कि जी क्वालिटी ऑफ दैट कैरेक्टरिस्टिक, कि ये प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है, क्वालिटी या अच्छी है या बुरी है, या एक्सेप्टेबल है या अनएक्सेप्टेबल है। डज नॉट एड्रेस डिग्री ऑफ फेलियर। एट्रीब्यूट हमें डिग्री ऑफ फेलियर नहीं बताता। डिग्री ऑफ फेलियर का मतलब है कि बहुत अच्छा या बहुत बुरा, वो कहता है बस अच्छा है या अच्छा नहीं है। वेरिएबल क्या होते हैं जी? मेजर्स डायमेंशन सच एज वेट, स्पीड, हाइट और स्ट्रेंथ, फॉल्स विद इन एन एक्सेप्टेबल रेंज, यूज डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स। अब एट्रीब्यूट्स और वेरिएबल्स में फ़र्क क्या है कि वेरिएबल्स, एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो सिर्फ कहता है कि जी ये प्रोडक्ट अच्छा है या एक्सेप्टेबल है, नहीं अच्छा है या नहीं एक्सेप्टेबल। वेरिएबल क्या बताता है कि जी कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है, कम अच्छा है। TQM in services, total quality management in services. Service quality is more difficult to measure than the quality of goods. Quality of goods तो आप किसी भी आइटम को उठा के कमोडिटी को देख सकते हैं, उसकी क्वालिटी बता सकते हैं, लेकिन सर्विसेज सिंस इट इज इनटेंजिबल तो सर्विस नॉलेज होना ज़रूरी है उस, और ये जो है क्वालिटी को क्योंकि डिफरेंट परसेप्शंस आ जाती हैं। एक कस्टमर के परसेप्शन के लिहाज से किसी सर्विस की क्वालिटी ठीक है या अच्छी है, दूसरा कस्टमर कह रहा है कि नहीं इससे भी बेहतर ये होना चाहिए।
Service quality perceptions depend on intangible differences between products, intangible expectations customers have of those products. अब जो कस्टमर की है परसेप्शन है सर्विस क्वालिटी की, वो डिपेंड करती है दो चीज़ों पे. एक तो ये कि डिफरेंसेस बिटवीन प्रोडक्ट्स, हर प्रोडक्ट की इंटेंजिबल जो है डिफरेंस है, इंटेंजिबल डिफरेंस वो होता है जो कि आपके ख्याल में है. मतलब ये दो प्रोडक्ट्स हैं, एक ये प्रोडक्ट है, एक ये प्रोडक्ट है, तो इसमें से मेरा ख्याल है ये वाला बेहतर है इस वजह से. एक तो फीचर्स है ना, एक तो क्वालिटी है इस प्रोडक्ट की, एक है कि नहीं ये मुझे लगता है चलने में ज़्यादा बेहतर होगा. इसी तरह एक्सपेक्टेशंस हैं कस्टमर्स की, किसी प्रोडक्ट के साथ एक्सपेक्टेशन, हर प्रोडक्ट के साथ एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट है. Service quality. The operations manager must recognize the tangible component of service is important. Service quality को achieve करने, maintain करने के लिए these are the critical things. के service manager must recognize that the tangible component of service is important. The service process is important. Service is judged against the customer expectations. Customer क्या expect कर रहे हैं और आप क्या service provide कर रहे हैं. Exceptions will occur. एक्सेप्शंस का मतलब है कि देयर कैन बी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस और इंस्टेंसेस हो सकते हैं जिसमें आप एक्सेप्शंस आकर हो सकती हैं कि किसी कस्टमर को आपकी एक्सपेक्टेशन पे, आप किसी कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को आप मीट नहीं कर पाए, लेकिन अगर आप तमाम कस्टमर्स के नहीं मीट कर पा रहे तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम इन क्वालिटी. सर्विस स्पेसिफिकेशंस एट यूपीएस. यूपीएस एक कोरियर कंपनी है, अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इसके ऑफिसेज हैं. तो सर्विस स्पेसिफिकेशंस वहाँ पे क्या हैं? सर्विस स्पेसिफिकेशंस का मतलब है कि वहाँ पे अब उनके एम्प्लॉयज़ हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर्स को, तो उन्होंने किन चीज़ों के, क्या चीज़ें उनके लिए पूरी करना ज़रूरी हैं. जैसे कि हम देखते हैं कि जी टर्न इन सेल लीड्स, कि जितने उनके एम्प्लॉयज़ हैं वो शुरू में सेल लीड्स उनको वो एज लेते हैं, ठीक है, हायर करते हैं. हेयर कांट ग्रो बिलो शर्ट कॉलर, कि उनके बाल शर्ट के कॉलर से ज़्यादा बड़े नहीं हो सकते, उनके लिए मस्ट है कि बाल छोटे रखें. साइड बर्न्स कांट ग्रो बिलो द बॉटम ऑफ द ईयर. साइड बर्न्स जो यहाँ पे कलम होती है, ये उनकी इतनी कान से नीचे लंबी नहीं हो सकती, कान तक मैक्सिमम रख सकते हैं. नो स्मोकिंग इन फ्रंट ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर सामने सिगरेट नहीं पी सकते. अंडर शर्ट्स मस्ट बी ईदर वाइट और ब्राउन, और नीचे जो उन्होंने अंडर शर्ट या वेस्ट पहनी हुई या वाइट पहनेंगे या ब्राउन पहनेंगे. यूज डायर टू लॉग एवरीथिंग फ्रॉम ड्राइवर माइल्स पर गैलन टू ट्रैकिंग डाटा ऑन द पार्सल्स. उनके पास एक डिवाइस होता है, कंप्यूटर डिवाइस होता है जिसे डायट कहते हैं, उसके अंदर वो हर चीज़ का लॉग, हर चीज़ का डाटा अपडेट रखेंगे. की रिंग हेल्ड ऑन पिंकी फिंगर, कि वो अपनी जो स्मॉल फिंगर है उसके ऊपर की रिंग पहन के रखेंगे. ऑल गुड किड्स लव मिल्क. The 5 seeing habits of drivers: aim high in steering, get the bigger picture, keep your eyes moving, leave yourself an out, make sure they see you. All good kids love milk. इसका मतलब ये है कि all, basically उन्होंने एक सेंटेंस बनाया हुआ है कि all good kids love milk. तमाम अच्छे बच्चों को दूध पसंद है. अब ये कैसे उन्होंने बनाया? उन्होंने कहा कि जी कि जो ड्राइवर्स हैं उनके अंदर ये हैबिट्स होनी चाहिए. ऑल गुड किड्स लव मिल्क. ऑल गुड किड्स का लव मिल्क का मतलब है कि ए से क्या बनता है? एम हाई इन स्टीयरिंग, कि जब ड्राइविंग सीट पे बैठें तो ऊपर स्टीयरिंग के ऊपर को देखें और दूर तक ताकि उन्हें नजर आए. एम हाई. ऑल की जगह ऑल गुड किड्स लव मिल्क, तो ए से क्या बना? एम हाई इन स्टीयरिंग. जी से क्या बना? गुड्स था ना, जी से गुड. जी से बना गेट द बिगर पिक्चर. के से बना कीप योर आइज मूविंग. एल से बना लीव योर सेल्फ एन आउट, मेक श्योर दे सी यू. दैट मीन्स के
यूपीएस के जितने ड्राइवर्स हैं जो डिलीवरी करने जाते हैं वो इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि जी उन्होंने जब गाड़ी में बैठना है तो वो उन्होंने सीधा बैठना है, दूर तक देखना है, अपनी जो है सो दैट के कोई एक्सीडेंट या ऐसी सिचुएशन ना हो, बिगर पिक्चर पे नज़र रखनी है। फिर उन्होंने कीप योर आइज़ मूविंग के इधर उधर अपनी सराउंडिंग्स का उन्होंने ख्याल रखना है। फिर अपनी गाड़ी का उसके बाद उन्होंने लीव योर सेल्फ आउट कि उन्होंने किसी भी ऐसी सिचुएशन के अंदर उन्होंने अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना जिससे कंपनी की रेपुटेशन या उनकी रेपुटेशन ख़राब हो। फिर मेक श्योर दे सी यू के कस्टमर्स को उन्होंने ट्रीट करना, मेक श्योर कि कस्टमर आपको देख लें जब आप डिलीवर करें और आप उनको चीज़ें डिलीवर करके आएँ या उनसे आप कस्टमर से मिल के आना, आपने इंटरेक्ट करना है कस्टमर से। सो उन्होंने इसकी एब्रीविएशंस का एक सेंटेंस बना लिया। एब्रीविएशंस क्या हैं? AGKLM, तो उन्होंने इसका एक सेंटेंस बना लिया, ऑल गुड किड्स लव मिल्क। सो ये क्वालिटी कंट्रोल के लिए वो इस सेंटेंस पे अमल करते हैं। फिर यूपीएस के जितने एम्प्लॉयज़ हैं, जो डिलीवरी एम्प्लॉयज़ हैं, वो बियर्ड नहीं, दाढ़ी नहीं रख सकते। शर्ट्स कैन बी अनबटन बिलो द फर्स्ट बटन, और वो शर्ट के बटन नहीं खुले रख सकते, पहले बटन के बाद तमाम बटन बंद होने चाहिए। टूट हॉर्न व्हेन अराइविंग एट बिजनेस और एट बिजनेस और रेजिडेंस, जब वो डिलीवर करने के लिए किसी के घर जाएं तो घर जाके किसी के घर या किसी बिजनेस के ऊपर कोई डब्बा या कोई पार्सल डिलीवर करने जाते हैं तो वहाँ जाके वो हॉर्न नहीं बजाएंगे। प्रेजेंट पार्सल्स फॉर 5 स्टॉप्स अहेड, और पार्सल जो है वो क्या करेंगे, 5 स्टॉप्स अहेड जो है वो उसका पहुंचाएंगे। मतलब कि 5 स्टॉप्स अहेड का मतलब है कि घर के बाहर नहीं, अगर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे वो घर के अंदर कहेंगे तो वो घर के अंदर तक पहुंचा के आएंगे। लोड बॉक्सेस नीटली एंड इवनली लाइक अ स्टैक ऑफ ब्रिक्स, और जब बॉक्सेस हैं, डब्बे हैं, अगर 4 डब्बे डिलीवर करने तो 4 डब्बे ऐसे इधर उधर नहीं फेंक के आ जाएंगे, उसको नीटली एक साइड पर रख के स्टैक करके आएंगे। वॉक ब्रिस्कली, नो रनिंग अलाउड, और वो तेज़ वॉक जब भी करेंगे तेज़ चलेंगे लेकिन भागेंगे नहीं। शॉर्ट क्लीन स्पोर्ट क्लीन यूनिफॉर्म एवरी डे, और वो डेली क्लीन साफ नया यूनिफॉर्म पहनेंगे। ब्लैक और ब्राउन पॉलिशेबल शूज़, नॉन स्लिप शूज़ पहनेंगे, ब्लैक और ब्राउन पॉलिशेबल शूज़ पहनेंगे। सो उन्होंने अपनी ये सारे स्टैंडर्ड्स बना लिए हैं यूपीएस ने अपने डिलीवरी बॉयज़ के लिए या अपने जो मैनेजर्स के लिए, लीड्स के लिए, सेल लीड्स के लिए, जिन्हें वो कहते हैं डिलीवरीज भी करते हैं, ड्राइविंग भी करते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि अब उनकी क्वालिटी हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं, उनके ये सारे स्टैंडर्ड्स हैं, वो इन सारे स्टैंडर्ड्स को अगर मीट कर रहे हैं तो उसका मतलब है दे आर प्रोवाइडिंग क्वालिटी, अगर नहीं कर रहे तो नहीं क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सर्विस क्वालिटी: रिलायबिलिटी, responsiveness, competence, assess, courtesy, communication, credibility, security, understanding, knowing the customer, tangibles. Determinants, ये सारी चीज़ें क्या हैं जो कि determine करती हैं, जिन सारी चीज़ों की जजमेंट पे हम कहते हैं कि जी सर्विस क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं या सर्विस क्वालिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे। सबसे पहले रिलायबिलिटी, जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है क्या वो रिलायबल है या नहीं। रिस्पॉन्सिव, कि आप हाउ क्विकली आप यू रिस्पॉन्ड टू अ कस्टमर्स प्रॉब्लम, या आप कस्टमर को कैसे किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। कॉम्पिटेंस, कि आप अदर देन आप जो बाकी मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटर्स हैं उसमें वेयर डू यू फॉल, हाउ कॉम्पिटेंट यू आर। एक्सेस टू योर कस्टमर्स, देन कर्टेसी, हाउ कर्टेस यू आर टूवर्ड्स योर कस्टमर्स। फिर कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन आप अपनी बात कितनी इफेक्टिवली उन्हें कम्युनिकेट करते हैं, उनकी बात कितनी इफेक्टिवली आप अंडरस्टैंड करते हैं। क्रेडिबिलिटी ऑफ द कंपनी, सिक्योरिटी ऑफ द सर्विस दैट यू आर प्रोवाइडिंग। अंडरस्टैंडिंग, नोइंग द कस्टमर, कस्टमर को आप कैसे उसको एनालाइज करते हैं, पहचानते हैं, आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं। फिर टेंजिबल्स, आपकी गुडविल विद द कस्टमर। सो ये डिटर्मिनेंट्स हैं, अगर ये किसी भी सर्विस के अंदर मौजूद हों तो इट इज़ अ गुड सर्विस, इट्स अ क्वालिटी सर्विस, अदरवाइज इनकी बेसिस के ऊपर आप जज कर सकते हैं। सर्विस रिकवरी स्ट्रैटेजी, मैनेजर्स शुड हैव अ प्लान फॉर व्हेन सर्विसेज फेल। मैनेजर्स जो हैं उनके पास एक सर्विस रिकवरी स्ट्रैटेजी या सर्विस रिकवरी प्लान भी होना चाहिए कि कहीं पे अगर सर्विस में कोई फॉल्ट हो जाए, आप सर्विस अच्छी ना प्रोवाइड कर सकें, फिर क्या करेंगे।
मैरियट्स लर्न रूटीन, मैरियट ने क्या किया हुआ है कि उसने मैरियट जितने होटल्स हैं दुनिया में जितनी जगहों पे भी हैं, उन्होंने एक सर्विस के लिए एक सर्विस क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने एक इसी तरह एक उन्होंने वर्ड डिफाइन किया हुआ विच इज कॉल्ड लर्न, LEARN। एल से बनता है लिसन, लिसन टू योर कस्टमर्स, एम्पैथाइज, अपोलोजाइज, रिएक्ट, नोटिफाई। कस्टमर अब मैरियट होटल्स क्या कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, खाना प्रोवाइड करते हैं, होटल्स हैं, लोग आके वहाँ रहते हैं जो और रूम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। नाउ अगर कहीं पे कोई फेलियर हो गया और आप रूम सर्विस ना प्रोवाइड कर पाए, फिर क्या करेंगे, फिर यू विल गो टू लर्न, लर्न व्हाट, L, लिसन टू द कस्टमर, आप कस्टमर को सुनेंगे वो कस्टमर क्या कह रहा है। एम्पैथाइज, एम्पैथाइज आप उसे कहेंगे, एम्पैथी ऑफर करेंगे कि जी हम वी डू रिकॉग्नाइज हमसे गलती हो गई, हमसे गलती, हम आपको सर्विस हमें प्रोवाइड करनी चाहिए थी, हमें टाइम पे आपको खाना देना चाहिए था, लेकिन हमसे गलती हो गई, हम खाना नहीं प्रोवाइड कर सके। अपनी फेलियर को एक्सेप्ट करेंगे एंड देन अपोलोजाइज करेंगे कि जी हमसे गलती हो गई और हम वी आर वेरी सॉरी, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। एंड देन रिएक्ट, और साथ कहेंगे कि उसके बाद कि जी हम आपको अब कंपेंसेट इस तरह से करते हैं और हम आपको खाना, हम रिएक्ट क्या करेंगे, एक्शन लेंगे, हम आपको खाना इतनी देर में पहुंचाएंगे, और फिर नोटिफाई करेंगे अपने मैनेजर्स को। सो दिस इज अ सर्विस रिकवरी स्ट्रैटेजी विच स्ट्रैटेजी जो कि मैरियट होटल्स के अंदर दे डू इट। डेल कंप्यूटर कंपनी, डेल कंप्यूटर कंपनी की एक शॉर्ट सी हम केस स्टडी देखते हैं। इसमें मैस कस्टमाइजेशन प्रोवाइड्स अ कंपैटिटिव एडवांटेज। मैस कस्टमाइजेशन हमने पिछले लेक्चर्स में बात की थी। पहले क्या थी अप्रोच थी अराउंड द वर्ल्ड स्टैंडर्डाइजेशन की, अब क्या है मैस कस्टमाइजेशन की, क्योंकि द वर्ल्ड हैज बिकम ग्लोबल और कंपटीशन अराउंड द वर्ल्ड हैज इंक्रीज्ड। डेल कंप्यूटर कंपनी, डेल कंप्यूटर कैसे लैपटॉप सेल करता है, हम पाकिस्तान की केस की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हम शॉप पे, वी गो टू अ शॉप, हम किसी दुकान पे जाते हैं, कहते हैं जी डेल का लैपटॉप चाहिए, डेल का डेस्कटॉप चाहिए, डेस्कटॉप कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप कंप्यूटर चाहिए, और वो आपको दिखाता है कि मेरे पास ये 5 डेल के लैपटॉप्स पड़े हैं, कौन सा पसंद कर लें, आप ख़रीद लेते हैं। लेकिन डेल की ये स्ट्रैटेजी नहीं है। डेल सिर्फ सेल करता है पूरी दुनिया में लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर सेल करता है डायरेक्टली कस्टमर्स को। वो कैसे, आप उनकी वेबसाइट पे जाते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं और आप देखते हैं कि मुझे लैपटॉप चाहिए, ठीक है, उन्होंने बनाए हुए सेगमेंट्स बनाए हैं जी, आपने बिजनेस लैपटॉप चाहिए, होम लैपटॉप चाहिए, एंटरटेनमेंट लैपटॉप चाहिए, आप सिलेक्ट करते हैं बिजनेस लैपटॉप। फिर वो कहता है, आपसे पूछता है कि अच्छा बिजनेस लैपटॉप चाहिए, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स चाहिए, कौन कौन से फीचर्स चाहिए, वो सारे फीचर्स कंपोनेंट्स आप उसके अंदर ऐड करते जाते हैं। तो एंड पे आपको बताता है कि इतने पैसों का ये लैपटॉप बनेगा। आप कहते हैं ठीक है, आप उसको वहीं से बाय करते हैं। तो आप जैसे ही बाय करते हैं, आप अपना एड्रेस डालते हैं, तो वो आपको घर डिलीवर करते हैं। सारी दुनिया में लैपटॉप इसी तरह सेल होते हैं। डेल इसी तरह सेल करता है, डायरेक्टली टू द कस्टमर करता है, नॉट थ्रू अ डीलरशिप, नॉट थ्रू एन आउटलेट, सेल्स आउटलेट कहीं नहीं। पाकिस्तान में ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पे जो लोकल डीलर्स हैं वो इस तरह डेल से ख़रीद लेते हैं, ख़रीद के अपने पास रख लेते हैं और फर्दर रीसेल करते हैं। सो डेल की स्ट्रैटेजी क्या है, सेल कस्टम बिल्ड पीसीज डायरेक्टली टू कंज्यूमर, learn production processes and good product design allows responsiveness, integrate the web into every aspect of its business, focus research on software design to make installation and configuration of its PCs fast and simple। mass communication उनकी strategy थी, उसको achieve करने के लिए उन्होंने क्या किया, ऐसे सॉफ्टवेयर्स और उन्होंने प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए जिनसे कि वो फटाफट जो है क्या कर सकते हैं, हर शख्स के लिए लैपटॉप कस्टमाइज, डेस्कटॉप कस्टमाइज कर सकते हैं, उसकी पसंद से बना के दे सकते हैं। इस नाउ कमिंग ऑन टू प्रोसेस, वॉल्यूम एंड वैरायटी। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री, प्रोसेस, वॉल्यूम एंड वैरायटी। वॉल्यूम जब हम कहते हैं तो हम कहते हैं जी लो वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम, लो वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम।
हाई वैरायटी, और अगर हम वैरायटी करें तो वैरायटी इज हाई वैरायटी 1 और फ्यू यूनिट्स पर रन. हाई वैरायटी अलाउज customers customization. Changes in modus trans standardized modules. Changes in attributes such as grade, quality, size, thickness. Long runs only. जब हम कहते हैं कि जी लो वॉल्यूम में कोई चीज़ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और हाई वैरायटी, तो प्रोसेस फोकस प्रोजेक्ट्स होंगे, जॉब शॉप्स होंगी, मशीन, प्रिंट, कारपेंट्री, स्टैंडर्ड रजिस्टर होगा. फिर हम कहते हैं कि जी वॉल्यूम जो है रिपीटेटिव प्रोसेस है, रिपीटेटिव है, तो उसमें क्या होंगे? चेंजेस इन मॉड्यूल, मॉडस रन, स्टैंडर्डाइज मॉड्यूल. स्टैंडर्डाइज में ऑटोमोबाइल सेक्टर, एक जैसी कार्स, आपने 4 मॉडल्स निकाले हैं, वही 4 मॉडल्स बार बार प्रोड्यूस कर रहे हैं. मोटरसाइकिल्स हैं, हार्ले डेविडसन की हम एग्जांपल ले सकते हैं इसमें. जब हम कहते हैं कि हाई वॉल्यूम, तो उसके अंदर क्या आ जाता है कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाता, लेकिन उसके अंदर फिर एट्रीब्यूट्स कौन से? ग्रेड, क्वालिटी, साइज, थिकनेस, वो उसकी जो है वैल्यूज जो हैं वो फ्लक्चुएट करती हैं. और ये सिर्फ लॉन्ग रन में हम इस तरह से इसे देखते हैं. और उसमें प्रोडक्ट फोकस जो होता है वो होता है बेक्ड गुड्स, स्टील, ग्लास. अब ब्रेड है, एक बेकरी है, उसने एक दिन की अगर उसकी सेल 100 ब्रेड्स की है तो वो उसकी हाई वॉल्यूम में प्रोड्यूस करी. और स्टैंडर्डाइज एट्रीब्यूट्स हैं कि वही 100 ब्रेड्स की क्वालिटी सबकी एक जैसा ग्रेड, थिकनेस, हर चीज़. और अगर उसने रेपिटेटिव प्रोसेस है तो वो क्या कर रहा है कि स्टैंडर्डाइज उसके अंदर भी उसने कि जी एक जैसी गाड़ियाँ प्रोड्यूस कर रहा है. और अगर लो वॉल्यूम में प्रोड्यूस करेगा फिर कस्टमाइज हो सकता. इसी तरह नाउ हमने मास कस्टमाइजेशन और हाई वैरायटी, ये केस हमने जो अभी डेल का डिस्कस किया कि मास कस्टमाइजेशन भी कर रहा है, हाई वॉल्यूम में प्रोड्यूस कर रहा है और हाई वैरायटी है. इसी तरह पुअर स्ट्रेटजी है, बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल, हाई कॉस्ट, लो वॉल्यूम और चेंजेस इन एट्रीब्यूट्स, तो हमारे उसमें क्या होता है कि इट इज़ अ पुअर स्ट्रेटजी बन जाती है. प्रोसेस स्ट्रेटजीज. What are process strategies? How to produce a product or provide a service that meets or exceeds customer requirements, meet cost and managerial goals, how has long-term effects on efficiency and production flexibility, cost and quality. Process strategies क्या होती हैं कि how to produce a product or provide a service. Strategy, process, आपने ये process कैसे करना है, इसकी क्या strategy हमने. और उसमें स्ट्रैटेजी में जब हम सर्विस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी हमने कस्टमर की रिक्वायरमेंट मीट करनी है या उससे भी बेहतर करके देना है. कॉस्ट और मैनेजरियल गोल हमने मीट करने. और लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होते हैं? एफिशिएंसी और प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी आती है और कॉस्ट एंड क्वालिटी इंप्रूव होती है. 4 basic strategies and process strategies. One is process focus, the other one is repetitive focus, number 3rd is product focus, number 4th is mass customization. ये जो अभी हमने 4 basic strategies पिछले हमने इस slide के अंदर भी हमने discuss की थी. Process focus, mass communication, product focus और repetitive. Process focus क्या है जी? Facilities are organized around specific activities or processes. General purpose equipment and skilled personnel, high degree of product flexibility, typically high cost and low equipment utilization. Product flows may vary considerably, making planning and scheduling a challenge. तो हमारा process focus क्या है? और हमारे process focus के अंदर हमारी what was the example? प्रोसेस फोकस के अंदर हम कि जॉब शॉप्स, कारपेंट्री, मशीनरी, प्रिंटिंग, स्टैंडर्ड रजिस्टर जहाँ पे आपका आ जाता है, लो वॉल्यूम में और वैरायटी. लो वॉल्यूम का मतलब है कि मैंने कारपेंटर को कहा यार 4 टेबलें बना दो, इस तरह की ये डिज़ाइन की टेबल बनानी. दैट इज़ प्रोसेस फोकस कि मुझे वो 4 टेबलें इस तरह की चाहिए. ठीक है. सिमिलरली जॉब शॉप, वैरायटी ऑफ आउटपुट्स हैं, मैनी इनपुट्स हैं, मैनी डिपार्टमेंट्स हैं, मैनी रूटिंग्स हैं. ठीक है जी. प्रोसेस फ्लो डायग्राम क्या होगी? कस्टमर है,
प्रोसेस फ्लो डायग्राम, कस्टमर है, कस्टमर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू उसने या परचेजिंग की, उसने कहा कि जी प्री प्रेस डिपार्टमेंट, प्रिंटिंग डिपार्टमेंट, और उसने कहा कि जी परचेजिंग हमने थ्रू वेंडर्स की, वेंडर्स से रिसीविंग हुई, वेयर हाउस से प्री प्रेस डिपार्टमेंट में आया, उसके बाद प्रिंटिंग में आया, तो उससे हमने प्रिंटिंग से आगे हमने कस्टमर को प्रोवाइड कर दिया। दिस इज़ द प्रोसेस फ्लो डायग्राम। और प्रिंटिंग से कोलेटिंग डिपार्टमेंट, गोलिंग, बैंडिंग, स्टैपलिंग, लेबलिंग, पॉलीरैप, शिपिंग और एंड पे कस्टमर, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया। और शिपिंग जब होती है तो अकाउंटिंग, फिर वहाँ से बिल जनरेट होता है, कस्टमर के पास जाता है। Repetitive focus में क्या, facilities often organized as assembly lines, characterized by modules with parts and assemblies made previously. Modules may be combined for many output options, less flexibility than process focused facilities but more efficient. More efficient इसलिए standardized होते हैं, repetitive, एक ही product आपने Toyota Corolla बना रहे हैं तो Toyota Corolla ही आप उसी assembly line के ऊपर बार बार आप वही गाड़ी बनाए जा रहे हैं। Automobile raw material and inputs, fewer modules होते हैं और modules combined for outputs। इसकी process flow diagram कैसे बनेगी? Frame tube bending, गाड़ी का पहले चेजेस बन रहा है, फ्रेम ट्यूब बेंडिंग बन रही है, फ्रेम बिल्डिंग, वर्किंग सेल्स, फ्रेम मशीनरी बन रही है, हॉट पेंटिंग, उसके बाद गाड़ी पेंट करते हैं, इंजन और ट्रांसमिशन उसके अंदर फिट करते हैं हम, उसके बाद ऑयल टैंक, शॉक्स, हैंडल बार्स, फेंडर, एयर क्लीनर, फ्लूइड, ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर उसकी टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग के बाद उसके बाद फिर आप उसको आगे क्राफ्ट करते हैं और उसके बाद क्राफ्टिंग में चला जाता है जहाँ पे उसके ऊपर मोनोग्राम्स और वो लगते हैं और इवेंचुअली आप कस्टमर को सेल कर देते हैं। प्रोडक्ट फोकस, फैसिलिटीज़ आर ऑर्गेनाइज्ड बाय प्रोडक्ट। अभी हमने कौन कौन से इसमें डिस्कस कर लिया, हमने इसमें प्रोसेस कर लिया, प्रोसेस के बाद हमने इट वाज रेपिटेटिव एंड देन प्रोडक्ट। Product facilities organized by product, high volume but very low variety of products, long continuous production runs enable efficient processes, typically high fixed cost but low variable cost, generally less skilled labor। तो इसमें क्या हो सकता है, few inputs और उसके बाद output variations in shape, size and packaging, continuous workflow। प्रोडक्ट फोकस का मतलब है मुझे येलो कलर में चाहिए, आपको ग्रीन कलर में चाहिए और मेरे दोस्त को ब्लू कलर में चाहिए, तो मैंने गाड़ी तो एक ही है लेकिन उन्होंने अलग अलग प्रोडक्ट्स कलर्स में निकाल दिए। मुझे डैशबोर्ड जो है बड़े वाला चाहिए, आपको छोटे वाला डैशबोर्ड चाहिए, मुझे टायर्स ऐसे चाहिए, आपको टायर्स कोई और चाहिए। इसी तरह स्टील प्लांट है, उसमें भी क्या हो रहा है कि आप स्क्रैप स्टील डालते हैं फर्नेस के अंदर, फर्नेस से आप मोल्टन में जाता है, बी से सी में जाता है, सी से आप उसके बाद कंटिन्यूस कास्टर में डालते हैं, वहाँ से हॉट टनल फर्नेस है जिसके अंदर से घूम के हॉट मिल फॉर फर्निशिंग, कूलिंग एंड कॉयलिंग, वहाँ पे कॉयल्स बन रहे हैं और वहाँ के ऊपर आपके वो सरिया का बन रहा है और वो सारा रोल हो रहा है। सो दैट वाज द एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट फोकस। Mass customization is the fourth one, जिसके अंदर the rapid low production of goods service to satisfy increasingly unique customer desires combines the flexibility of process focus with the efficiency of a product focus. Mass customization में आप देखिए कि what we discussed in mass customization was कि हर प्रोडक्ट हर कस्टमर की नीड्स के हिसाब से आप कस्टमाइज कर देना चाहिए। जैसे हमने एग्जांपल डिस्कस की थी डेल कंप्यूटर की, डेल जो है आप जैसा कंप्यूटर जो फंक्शन के साथ आप चाहिए आप उनको ऑर्डर करें, आपको बना के देते हैं। तो हम इसके अंदर अब देखते हैं कि जी कितना डिफरेंस आ गया है 70s में टू 21st सेंचुरी में। अब रिसेंट ईयर्स के अंदर पहले अराउंड द वर्ल्ड जो टोटल व्हीकल के गाड़ियों के मॉडल थे वो 140 थे, अब 286 प्लस हो गए हैं। टाइप्स जो थी गाड़ियों के टाइप 18 तरह की गाड़ी आती थी, 1212 तरह की गाड़ियाँ हैं। बाईसाइकिल 8 तरह के थे, अब 19 तरह के डिफरेंट ऑप्शंस, डिफरेंट गियर्स बाईसाइकिल्स के अंदर आ गए, डिफरेंट किस्म के उसके फ्रेम्स आ गए। सॉफ्टवेयर उस वक्त नहीं होते थे, अब 4 लाख तरह के सॉफ्टवेयर टाइटल्स हैं, सॉफ्टवेयर कैटेगरीज हैं। वेबसाइट्स अब 981,000 जो हैं वो इससे ज़्यादा हमारी वेबसाइट्स हो गई हैं। मूवीज़ हैं
तो 1970s में 267 मूवीज़ थी, अब 458 प्लस हर साल रिलीज़ हो रही होती मूवीज़। टाइटल्स हैं, बुक के टाइटल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं, उसके अलावा सुपरमार्केट्स हैं, एलसीडी टीवीज़ हैं। तो ये सारे के सारे, अब देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। पहले स्टैंडर्डाइजेशन अप्रोच थी, अब मास कस्टमाइजेशन अप्रोच पे सारी दुनिया चली गई है। इसी तरह इफ़ यू लुक क्लोजली एट दिस ग्राफ, तो रेपिटेटिव फोकस, फ्लेक्सिबल पीपल एंड इक्विपमेंट, सपोर्ट, सप्लाई चेन्स, मॉड्यूलर टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, इफेक्टिव स्केड्यूलिंग टेक्निक्स, रैपिड थॉटफुल टेक्निक्स, थ्रूपुट टेक्निक्स। तो प्रोसेस फोकस हमारा क्या, हाई वैरायटी, लो वॉल्यूम, लो यूटिलाइजेशन, जनरल पर्पस इक्विपमेंट। और प्रोडक्ट फोकस में हम क्या करते हैं, लो वैरायटी, हाई वॉल्यूम, हाई यूटिलाइजेशन, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट। प्रोडक्ट में स्पेशलाइज्ड, प्रोसेस के अंदर स्टैंडर्डाइज्ड, और रेपिटेटिव में फ्लेक्सिबल जो सेम इक्विपमेंट है। तो ये सारी चीज़ें हमारी मिलके मैस कस्टमाइजेशन की तरफ पॉइंट करती है, मैस कस्टमाइजेशन बन जाती है कि हमने प्रोडक्ट भी मैस कस्टमाइजेशन है, प्रोडक्ट भी फोकस है हमारा, प्रोसेस भी फोकस है और रेपिटेटिव भी है। So now we have come to the end of this session. In this session we talked about the tools of total quality management, which were check sheets, scatter diagrams, cause and effects, flow charts, histograms, Pareto, statistical process controls हमने देखा। इन सब की एग्जांपल्स भी देखी कि कैसे क्वालिटी मैनेजमेंट में ये टूल्स कैसे हम अप्लाई करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। देन वी फर्दर टॉक्ड अबाउट द रोल ऑफ इंस्पेक्शन, वाई इज एन इम्पॉर्टेंट। और पहले हमने देखा कि पहले इंस्पेक्शन की क्यों ज़रूरत पड़ती थी, अब क्यों ज़रूरत नहीं पड़ती, या किन सिचुएशंस में हमें इंस्पेक्शन करानी चाहिए। और हमने फिर एंड के ऊपर ये भी डिस्कस किया कि इंस्पेक्शन से बेहतर है आप कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पे चले जाएं, रादर देन कि आप इंस्पेक्ट करें और ज़्यादा कॉस्ट बियर करें। आप उससे बेहतर है कि वही कॉस्ट क्वालिटी पे खर्च कर लें, तो आपकी इंस्पेक्शन से भी बच जाएंगे। देन फाइनली हमने ऑर्गेनाइजिंग डेटा, जनरेटिंग आइडियाज़, आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स, जिसमें हमने स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल चार्ट्स और इन सारी चीज़ों को, ऑपरेटिव चार्ट्स को हमने इंडिविजुअली डिस्कस किया कि हम इनको कैसे यूज़ करते हैं। सो नाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।